हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। और आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि किसी भी चीज़ की नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी या उसकी नर्सिंग केयर या उसके अंदर रोल ऑफ नर्स क्या होते हैं वो कैसे लिखते हैं। और देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों तीनों के अंदर थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। और अगर नर्सिंग मैनेजमेंट और नर्सिंग केयर प्लान की बात करें तो वो ये तो उनसे पूरा ही अलग होता है। यानी कि इस वीडियो में मैं आपको इन सब के बारे में थोड़ा समझाऊंगा, ठीक है। और ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिससे आप किसी भी चीज़ की नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी तो एटलीस्ट लिख के आ सकते हो। क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन या 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। 4 नंबर के क्वेश्चन में भी 4 चौक 16 नंबर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज आती है। 4 क्वेश्चन आते हैं टोटल। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, ऐसे क्या हेडिंग्स क्या पॉइंट्स देंगे, मैं कम से कम आज आपको 25 से ज़्यादा हेडिंग्स बताऊंगा दोस्तों। और आप इतनी हेडिंग्स देख के उसमें से 10 भी लिख के आओगे ना तो भी आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। यानी कि ये अपना एक यूनिवर्सल मेथड होने वाला है, यूनिवर्सल जुगाड़ होने वाला है। तो अपन बात करते हैं पहले, देखिए कि क्वेश्चन कैसा कैसा आता है। तो अगर मैं बात करूँ दोस्तों कि देखिए ज़्यादातर या तो आता है क्वेश्चन की नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखनी है अपन को, एक रोल ऑफ नर्स लिखने को आता है, एक आता है कि केयर ऑफ पेशेंट, मान लीजिए केयर ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट या फिर केयर ऑफ फलाना डेम का पेशेंट। फिर नर्सिंग मैनेजमेंट आता है। तो नर्सिंग मैनेजमेंट तो पूरा 8 नंबर का आता रहता है, ठीक है। और ये लिखने के लिए मैंने आपको पहले ही एक वीडियो बना के सब बता दिया है कि नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे लिखा जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन अलग से और आता है एनसीपी, ये भी 8 नंबर का आता है भाई। अब ये भी अलग होता है और एनसीपी कैसे बनानी है उसका भी मैंने एक वीडियो बना दिया है। अब अपन बात करने वाले हैं कि अगर रोल ऑफ नर्स आए, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आए या केयर ऑफ पेशेंट आए, ऐसे क्वेश्चंस कैसे हैंडल करने हैं, क्योंकि ये लगभग 16 मार्क्स के आते हैं। तो अपन अब देखिए 1 बाय 1 सारी बातें करते हैं। तो हाउ टू राइट नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपना, अब देखिए ये कहाँ कहाँ अप्लाई होगा। मान लीजिए कोई प्रोसीजर के अंदर आई है, इन्फेक्शन कंट्रोल वगैरह जैसा कोई क्वेश्चन आया, कोई डिजीज कंडीशन आई है, कोई सर्जरी है जिसके अंदर प्री ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव, ड्यूरिंग ऑपरेशन, ये सब। थर्ड ईयर की बात करें तो थर्ड ईयर का भी एमएसएन का टॉपिक कवर होगा। हाँ, यहाँ पे पीडिया और साइकेट्रिक कवर नहीं होगी क्योंकि उसका पोर्शन पूरा अलग होता है, ठीक है। तो आप एमएसएन और सेकेंड ईयर की एमएसएन वगैरह ले लो, पैथोलॉजी ले लो, ठीक है। और फर्स्ट ईयर के अंदर जो भी नर्सिंग फाउंडेशन है उसको ले लो। तो मेजरली ये डोमेन इसमें कवर हो जाएंगे। अब अपन बात करते हैं पहले, उससे पहले कुछ इंडिकेशंस की कि अपन कैसे लिखने वाले हैं। तो दोस्तों ज़्यादातर क्या होता है, मैं आपको जितनी कितनी भी ये चीज़ें बताऊंगा इन सबको आप अलग अलग चीज़ों में डिवाइड करोगे। अलग अलग चीज़ें क्या, कुछ प्री ऑपरेटिव बताऊंगा, ड्यूरिंग ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव, प्री प्रोसीजर, ड्यूरिंग प्रोसीजर, आफ्टर प्रोसीजर्स, और कुछ कॉमन होती है ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अभी मान लो आपको ये बात समझ में नहीं आई होगी, लेकिन अब देखिए मैं आपको इसको धीरे धीरे वापस, आप पूरा वीडियो देखिए, मैं आपको बहुत ही तगड़े तरीके से इसको एक्सप्लेन करके बताऊँगा। इसलिए अब देखिए, पहले आप ये जानिए कि कॉमनली नर्सेज का काम क्या होता है। आप ये सोचिए, आप पहले एक बेसिक को समझिए, फिर अपन अपने फंडामेंटल ट्रिक पे आते हैं। आप बेसिक को समझिए। बेसिक क्या है कि नर्सिंग का रोल क्या है। तो क्या है कि भाई बार बार पेशेंट की हेल्थ का मॉनिटर करना, उसे चेकअप करना, क्योंकि डॉक्टर 24 आवर्स तो पेशेंट के पास अवेलेबल नहीं रह सकता। वार्ड के अंदर कोई पर्सन रहेगा जो उसके साथ केयर करने के लिए, हेल्थ पर्सनल, तो वो है नर्स। तो ज़्यादातर नर्सिंग का जो पहला काम होता है वो होता है मॉनिटरिंग। असेसमेंट इसमें आता है, जैसे कि असेसमेंट किसका, वाइटल साइंस का, जनरल कंडीशंस का, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, या फिर पेशेंट में कोई ऐसा अबनॉर्मल साइन तो नहीं दिख रहा है जिसकी वजह से आपको डॉक्टर को इंडिकेट करना चाहिए कि सर ये साइन मुझे दिख रहा है और ये खतरनाक हो सकता है पेशेंट के लिए। दूसरा, प्रोवाइड सेफ एनवायरनमेंट, मतलब एक थेराप्यूटिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाना ताकि वो पेशेंट अपने आप को अच्छा फील करे। प्रोवाइड कंफर्ट मेजर्स, चाहे बेड लीलन से बात करें और एक परफेक्ट पोजिशंस की बात करें, सब जो भी कंफर्ट मेजर्स होते हैं वो एक नर्स ही प्रोवाइड करवाती है। कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन किसके साथ, कि जब भी डॉक्टर आया है या फिर कोई भी अदर हेल्थ पर्सनल आया है तो उसको वार्ड विजिट करवाए, उसको सब पेशेंट्स के कंडीशंस बताए, ये सब काम, उसका फाइल वगैरह बताए। तो ये असिस्टेंस, मान लीजिए कि डॉक्टर आया है या कोई सर्जरी कर रहा है, या फिर मान लीजिए कि कोई जहाँ पे प्रोसीजर चलने वाला है तो वहाँ पे उसमें असिस्ट करना, ये भी नर्सिंग का काम है। अगला होता है क्लाइंट को एजुकेशन देना, पेशेंट को सिखाना। अब चाहे डाइट के रिगार्डिंग एजुकेशन हो और चाहे हेल्थ एजुकेशन हो, चाहे पोजीशंस, किसी भी अवेयरनेस, किसी से भी रिलेटेड एजुकेशन हो वो। केयर ऑफ इक्विपमेंट, जितने कितनी सप्लाई आ रही है हॉस्पिटल में उन सब की केयर करना। अगला होता है मेडिसिन एडमिनिस्टर करना, और फिर है रिकॉर्ड कीपिंग, हर चीज़ का रिकॉर्ड रखना और दवाई वगैरह देना। अब ये है जो बड़े बड़े काम हैं। अब आपने कहा कि भाई ये तो हमें पता है, तो पता है तो अच्छी बात है, और नहीं पता है तो फिर इसे सुनो। अब अपन आगे समझते हैं कि भाई नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे लिखनी है और क्या करना है, क्या क्या डिफरेंस यहाँ पे आने वाला है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अब देखिए मेरा फंडामेंटल रूल सुनना, मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, और इसी के साथ ही आप इन्हीं चीज़ों से कहीं पे केयर आती है,
कि भाई केयर ऑफ दिस पेशेंट, केयर ऑफ ट्रेकोस्टोमी केयर, या फिर केयर ऑफ कैथेटराइजेशन, या फिर केयर ऑफ वेंटिलेटर, या फिर केयर ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट, ऐसा कुछ भी आता है तो आप उसके अंदर इस चीज़ को, इन बेसिस को अप्लाई कर सकते हो। या फिर कहीं पे रोल ऑफ नर्स का क्वेश्चन आता है कि भाई रोल ऑफ नर्स बताओ अगर कोई पेशेंट है ऐसा एडमिट है, या फिर रोल ऑफ नर्स बताओ हॉस्पिटल के अंदर अगर इन्फेक्शन है उसका। तो मेजरली यहाँ पे मेजर क्वेश्चंस दोस्तों कवर हो जाएंगे। कुछ है तो वो आप अलग से पढ़ सकते हो, बाकी मेजर क्वेश्चंस यहाँ पे कवर हो जाएंगे। अब कैसे, पहले आप पूरी इस चीज़ को सुनना, मैं यहाँ पे आप सबको एक हेडिंग बताने वाला हूँ, और ये सारी हेडिंग एक प्रोसेस बाय प्रोसेस है। प्रोसेस बाय प्रोसेस मतलब सबसे पहले क्लाइंट क्या है आपके पास हॉस्पिटल में आएगा एक एंजाइटी को लेकर के, तो पेशेंट की एंजाइटी को दूर करना सबसे पहला नर्सिंग का काम है, यानी कि रेस्पॉन्सिबिलिटी है नर्स की कि पेशेंट की एंजाइटी को दूर करे। तो आप ये लिख सकते हो कि भाई रिलीव द एंजाइटी ऑफ पेशेंट। अब अगर कॉमनली आप लिख रहे हो तो भी लिख सकते हो, प्री प्रोसीजर लिख रहे हो तो भी इस चीज़ को लिख सकते हो, अगर प्री ऑपरेटिव केयर लिख रहे हो तब भी इस चीज़ को लिख सकते हो, क्योंकि एंजाइटी तो पेशेंट को होगी ना, चाहे उसके साथ सर्जरी हो, चाहे कोई भी इन्वेजिव प्रोसीजर हो, ठीक है, या फिर वो हॉस्पिटल में किसी डिजीज़ को लेकर आया है तो भी। तो यानी कि भाई आप यहाँ पे ड्यू टू डिजीज, सर्जरी या प्रेजेंट इलनेस कंडीशन की वजह से जो भी एंजाइटी है उसको दूर करोगे। अब इसके अंदर आप अपने 1-2 लाइन लिख लेना कि भाई पेशेंट हॉस्पिटल में आता है एक एंजाइटी को लेकर के, अपनी डिजीज कंडीशन को लेकर के, तो उसको अपन को रिलीव करना है, इसमें पेशेंट को वेंटिलेट करना है। वेंटिलेट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक थेराप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हो। अब NPR बनाना किसका काम है, NPR बनाना, नर्स पेशेंट रिलेशंस बनाना किसका काम है भाई, नर्सेस का है। तो आप दूसरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये लिख सकते हो कि हमेशा एक गुड NPR बना के रखना, ठीक है, तो जिसके अंदर वेंटिलेशन हो गया, स्ट्रेस कम करना हो गया। फिर देखिए एसेस द जनरल कंडीशन एंड डेंजर साइन। कई बार होता है कि इमरजेंसी का पेशेंट आता है तो उसमें डेंजर साइंस देखते हैं, ठीक है, जैसे ABC, और जनरल कंडीशन देखते हैं, टूटा फूटा हुआ तो नहीं आया, तो जो भी चीज़ है आप वो लिख सकते हो, टूटा फूटा आया है, या फिर उसका सिर फूटा हुआ है, या फिर वो किसी डिजीज़ को लेकर के आया है, ठीक है, बेहोश आया, अनकॉन्शियस आया, तो सबका क्या करना है, असेसमेंट में क्या क्या आता है भाई, आप यहाँ पे एक हेडिंग डाल सकते हो, परफॉर्म फिजिकल एग्जामिनेशन। पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन भी आप करते हो, जिसके अंदर हेड टू टो असेसमेंट आता है, और सारा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा कलेक्शन ये भी नर्स करती है। मतलब कि भाई आपको क्या करना है कि पेशेंट से सब्जेक्टिव, या तो पेशेंट से पूछो या उसके घर वालों से पूछो कि इसको क्या हुआ या फिर क्या वो फील कर रहा है, तो ये सारा काम भी, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी है, नर्सिंग की। फाइंड आउट द एबनॉर्मलिटीज़, डायग्नोसिस या चीफ कंप्लेंट्स, जो भी चीफ कंप्लेंट्स होती है या पेशेंट मेजरली जो बोल रहा है, या फिर उसकी जो डायग्नोसिस है, या फिर जो भी उसकी एबनॉर्मलिटीज़ है उसको चेक करो, ठीक है। तो क्या है, क्या लिख रहे हो आप पॉइंट, आप पहले की जो प्रोसीजर्स है, शुरू की इनिशियल फेज है, इनिशियल फेज की नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिख रहे हो, यानी कि आप हेडिंग ये भी डाल सकते हो, द नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी इन इनिशियल फेज, या फिर रोल ऑफ नर्स इन इनिशियल फेज, ठीक है। और इनिशियल फेज में आप क्या क्या कर रहे हो, असेसमेंट, हेड टू टो एग्जामिनेशन, एक NPR बना रहे हो, ठीक है, और एक एंजाइटी को रिलीव कर रहे हो, और ओवरऑल आप क्या कर रहे हो, असेसमेंट कर रहे हो, ठीक है, ओवरऑल आप असेसमेंट कर रहे हो दोस्तों, ठीक है। यानी कि अब सुनिए मेरी बात कि आपको क्या हुआ कि आपने ये 9 पॉइंट ओनली फॉर प्री प्रोसीजर, प्री ऑपरेटिव या फिर इनिशियल फेज के लिखे हैं। अब इस 9 में से आपको जितने मन करे उनके हेडिंग बना के एक 2 को एक्सप्लेन कर दो, आपको जो ठीक लगे उनको एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। आगे चलिए, अब आगे पेशेंट नहीं जानता कि भाई हॉस्पिटल की सर्विसेज कैसी होती है, उसकी पॉलिसी कैसी होती है, तो आप उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकते हो या एडमिशन प्लानिंग में उसकी हेल्प कर सकते हो। तो ये भी नर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको प्रॉपर गाइड करें। मेंटेन ए हेल्दी रिलेशनशिप विद पेशेंट और फैमिली मेम्बर, हमेशा एक हेल्दी रिलेशन है, एक थेराप्यूटिक रिलेशंस डेवलप करके रखना है, क्योंकि इसी से आपका कम्युनिकेशन बेटर होगा। अब देखिए, अब जब पेशेंट एडमिट हो गया है, या फिर आपने इनिशियल फेज के बाद में आप पेशेंट को एडमिट कर लिया, या फिर आप प्रोसीजर करने वाले हो, या फिर आप सर्जरी करने वाले हो, मतलब डॉक्टर सर्जरी करने वाला है, तो ड्यूरिंग उस टाइम पे क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी सारी मैंने इधर लिखी है। क्या क्या करते हैं, सबसे पहले जो करते हैं दोस्तों, मॉनिटर साइंस को वाइटल साइंस को मॉनिटर करते हैं कंटिन्यूस, कभी आधे घंटे से 2 घंटे से 4 घंटे से मॉनिटर करते रहते हैं। मेंटेन एसेप्टिक एनवायरनमेंट, अगर आप एक सर्जरी कर रहे हो, अगर आप एक प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो, या फिर आप पेशेंट को यहाँ पे लेके आए हो, तो सबसे मेन जिम्मेदारी होती है आपकी कि भाई आप एसेप्टिक एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रखें। इसके साथ ही आप BMW भी डाल सकते हो, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। ऑलवेज यूज यूनिवर्सल प्रिकॉशन फॉर क्रॉस कंटामिनेशन प्रिवेंशन, ठीक है, ये प्रिवेंशन लिखना है।
ठीक है, मतलब कि आपको हमेशा ही ऐसे यूनिवर्सल प्रिकॉशंस जैसे कि ग्लोविंग, हैंड वॉशिंग्स, इनका यूज़ करना है ताकि आप क्रॉस कंटामिनेशन को प्रिवेंट कर सकें। क्यों करना है, ये आपकी हेल्थ के लिए भी या फिर कोई ऑर्गेनिज्म वहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं हो इसलिए, यानी कि ये किस में आ गया, इन्फेक्शन कंट्रोल में, और इन्फेक्शन कंट्रोल करना भी नर्सेज की जिम्मेदारी होती है। आगे देखिए, आप उसको बेड वेड लेलन वगैरह देते हो, पोजिशनिंग देते हो, तो आप कंफर्ट मीचर्स प्रोवाइड करवा रहे हो। फिर आपने अगर किसी भी सर्जरी, किसी भी प्रोसीजर में जितने कितने इक्विपमेंट्स लिए हैं या फिर किसी भी कैनुला लगाने में, कैथेटर लगाने में जो भी इक्विपमेंट लिए हैं उन सबको चेक करोगे, उनको स्टरलाइज करोगे, उनको सेफली वापस से रखोगे, उनकी रिकॉर्ड कीपिंग करोगे। अगला देखिए, मेंटेन इन्वेंट्री, हमेशा डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्टिंग ये और रिकॉर्ड कीपिंग, ये बहुत ही मेजर काम होता है नर्सिंग का, तो ये तो आपकी हर चीज़ में आ सकता है। एक्सप्लेन एनी प्रोसीजर, जो भी आप प्रोसीजर करने वाले हो, चाहे दवाई दे रहे हो उसको, चाहे उसका कैनुला लगा रहे हो, चाहे उसको कोई सर्जरी कर रहे हो, एबीसी कर रहे हो, उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, सिंपली एक्सप्लेन करना है। अगला देखिए, परफॉर्म डायग्नोस्टिक टेस्ट, क्या करोगे आप, इन्वेजिव प्रोसीजर करके उसकी डायग्नोसिस निकालोगे, CBSE, सैम्पलिंग, बायोकेमिस्ट्री, तो ये काम भी कौन करता है, नर्स करती है। अगला देखिए, सेफ़ ट्रांसपोर्टेशन, जो भी आपने सैंपल लिए हैं उनको कंटामिनेटेड नहीं होना देना है और टाइम पे ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है। अगला देखिए, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, अगर कुछ ड्रग के लिए बोला है तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन करना है, फ्लूइड वगैरह का बैलेंस करके रखना है, इसलिए NSRL वगैरह चढ़ाते हैं। इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन करना है, पेशेंट ने कितना सूसू किया है, कितना नहीं किया है, उन सबको रिकॉर्ड करना है। मेंटेन हाइजीन ऑफ पेशेंट, मतलब प्रॉपर बाथिंग वगैरह हो गई, उसके हाइजीन मेंटेन करके रखनी है, उसको प्रमोट करना है कि भाई तू क्लीन रहे ताकि जल्दी ठीक होगा। तो ये सारी जो प्रोसीजर्स है, आप देखिए कि 22 तक के जो सारे प्रोसेस है दोस्तों, यानी कि मैंने यहाँ पे 10 से लगाकर 22, इनमें से लगभग आप मैक्सिमम चीज़ों को बना के जो भी आपको लगता है किसी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी में लिख सकते हो। अगला देखिए, अगले जो फाइनल फेज आती है जिसके अंदर पेशेंट रिकवर हो जाता है, तो एक तो उसको एजुकेशन देते हैं, ये भी काम नर्सिंग का है, एजुकेशन देना, मतलब उसको हेल्थ टीचिंग देना, ठीक है। चाहे डाइट के बारे में हो तो वो भी आप बता सकते हो उसे, ठीक है, तो डाइट भी इसमें ऐड कर सकते हो। एक रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करवाना, मतलब जो भी उसकी सोशल या ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग उससे डिस्टर्ब हुई है उसको वापस से नॉर्मल लेवल तक लाने की कोशिश करना, और उसके कोई मिथ्स है तो वो क्लियर करना, ठीक है, ये सारा काम नर्सिंग का है। अब इसके अंदर ड्यूरिंग इसमें कुछ साइड इफ़ेक्ट के पॉइंट्स है वो ऐड कर लो, ABC एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशंस को मैनेज करना, ये ऐड कर लो, ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं है ये चेक कर लो। इस टाइप से दोस्तों आपने मैक्सिमम नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो मेरी तरफ से लिख दी है, मुझे नहीं लगता कुछ छूटी होगी, बाकी अगर कुछ छूट गई है तो आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मैक्सिमम के अंदर ये आ जाती है। अब देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई है तो आपको इनिशिएशन कैसे करना है, आप हमेशा ये लिखना, नर्सेज प्ले वाइटल रोल इन कम्प्रिहेंसिव केयर ऑफ पेशेंट, द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ नर्स इन फलाना ढीम का प्रोसेस, जो भी आपका क्वेश्चन आया है R लगा के, फिर या तो इन 3 पोर्शंस में डिवाइड करके लिखो जो मैंने 3 टाइप के पॉइंट बताए हैं, या फिर आप पर्टिकुलर एक पॉइंट्स को लिखो और एक हेडिंग को लिखो और उनको एक्सप्लेन कर दो, या फिर आपका टाइम कम है तो फिर आप है ना एक बीच में गोला बना के फिर उन हेडिंग्स को ऐसे लिख दो, ठीक है, फ्लो चार्ट बना के, इसमें आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, और अगर आप लाइंस लगा के आओगे तो आपको पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे। इस टाइप से दोस्तों आपको नंबर मिलते हैं। दूसरा ये है कि रोल ऑफ नर्स अगर आ गया है तो आपको कुछ नहीं, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करनी है, जो भी मैंने हेडिंग बताई है उसके आगे रोल ऑफ नर्स इन मॉनिटरिंग, ठीक है, असेसमेंट, ये सब लिख देना है। तो आपको क्या रोल ऑफ नर्स से स्टार्ट कर देना है, और जो भी प्रोसेस है उसमें ING लगा देना है, ठीक है, और इन केयर ऑफ लगा देना है, ठीक है, कुछ अंग्रेजी की जो है चीज़ें वही करनी है। बाकी जो केयर ऑफ पेशेंट आती है उसमें भी मैक्सिमम यही पॉइंट्स है वो इंक्लूड हो जाते हैं, और इन्हीं से आपका काम हो जाता है, ठीक है। बाकी जो नर्सिंग मैनेजमेंट आता है दोस्तों वो तो आपका डायग्नोसिस बेस्ड होता है, तो उसका वीडियो आप पुराना मेरा देख लेना, उसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको बता दिया है। बाकी सारे वीडियोज़ देखते रहिए, ये टिप्स आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। इस फाइनल टाइम है इसलिए इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिए। थैंक यू।